फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ईसीएमए क्लासेस। आज मैं एसपीएम बीबीएम का जो पेपर अभी रिसेंटली हुआ है उस डिस्कस करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, पेपर काफ़ी इजी आया था। अगर जनरली बात करें तो इस बार का जो पेपर था इसमें अब जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस अटेम्प्ट से उठ के सेम टू सेम फिगर आउट यहाँ पे आ गए थे। तो मैं एक एक करके डिस्कस करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पार्ट ए का ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एट द पॉइंट ऑफ इक्वल वेरियम ऑफ फॉर्म अंदर परफेक्ट कंपटीशन जो होता है, इक्विलिब्रियम फॉर्म जो होता है उसमें मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। लेकिन यहाँ आप अगर ऑप्शन में देखें तो इसका राइट आंसर जो होगा कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट बी राइज होता है। इस कंसेप्ट में हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व होता है वो राइजिंग नेचर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक डू नॉट इंक्लूड। फ्रेंड्स, डिटो क्वेश्चन जो है हमारे बुक के जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो एसपीएम स्टडी मेट है वहाँ पे सेम टू क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर रिस्क प्रीमियम होगा, क्योंकि जो रिमेनिंग बाकी जो ऑप्शन है रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिटेंशन, रिस्क ट्रांसफर, ये जो रिस्क मैनेजमेंट का टेक्निक्स है, इसलिए यहाँ राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। कोवेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑन अ सिक्योरिटी विथ द ऑफ द स्टॉक मार्केट रिटर्न इज रेफर टू। फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर होगा और जो ऑप्शन दिया हुआ फाइनेंशियल रिस्क, पूलिंग रिस्क और बिजनेस रिस्क, बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर सिस्टमेटिक रिस्क होगा। जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, जो कंसेप्ट आप उसके अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। इसका राइट आंसर ए है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द एडिशनल रेवेन्यू रिसीव व्हेन सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज नोन एज। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये कॉस्टिंग का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। और ये जैसे हम मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट होता है, वो कोई भी एडिशनल यूनिट हम प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर वो इंक्रीज होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ बी होगा, फॉर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इफ फॉर्म कैन एग्जिट एंड इंटर इन द मार्केट फ्रीली, इट इज जो हम किस टाइप के, जब टाइप्स ऑफ मार्केट होता है जो इको वाला पार्ट है इसमें उससे आया हुआ है। तो आपको वहाँ पे आपको जनरली मोनोपोलिस्ट, परफेक्ट कंपटीशन ऐसे मार्केट होता है। तो जो परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे होगा, जहाँ पे लॉट्स ऑफ बायर लॉट्स ऑफ सेलर होंगे, तो वहाँ पे एंट्री और एग्जिट जो होता है वो फ्री होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए, तो हम ऑब्जेक्टिव पार्ट जो 5 थे काफ़ी ईजी थे और जनरली सारे बच्चे इसमें 10 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आरओआई से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, तो सेकंड क्वेश्चन जो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका बी पार्ट, ए पार्ट में आरओआई से रिलेटेड है, बी पार्ट जो है एकदम इजी क्वेश्चन है। टोटल प्रोडक्टिविटी और पार्शियल और टोटल प्रोडक्टिविटी होता है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है आपको फर्स्ट वाला चैप्टर में ही बताया गया है, थ्योरी पार्ट में। तो वहाँ पे उसके डिफरेंस के बारे में बताया गया है। आप इसको 3 नंबर का है, 4-5 पॉइंट आसानी से लिख सकते हो कि पार्शियल क्या होता है और टोटल क्या होता है। चलिए पार्ट सी के बारे में बताता हूँ कि ये जो है ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो ड्यू पॉइंट एनालिसिस आप समझते हैं, ये हमारे सेकंड चैप्टर में है आई थिंक क्वेश्चन। और इससे जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है काफ़ी इजी। आपको इससे इतने बड़े क्वेश्चन देखने की डरने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए 3 पॉइंट होता है। सबसे पहला पॉइंट हम इसमें निकालते हैं नेट प्रॉफिट अपॉन रिटर्न का रेशियो, उसके बाद रिटर्न अपॉन एसेट्स का रेशियो, और उसके बाद हम निकालते हैं एसेट्स इक्वल टू डिवाइड बाई इक्विटी का रेशियो निकालते हैं। फाइनली यहाँ जो ड्यू पॉइंट एनालिसिस में हम करते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, वो 3 रेशियो के हेल्प से। काफ़ी इजी है। जैसे आपको मैं बता दूं कि पहला जो रेशियो होता है नेट प्रॉफिट और रिटर्न, तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिया हुआ है 1894, उसको डिवाइड करेंगे रेवेन्यू, जो टोटल हमारा रेवेन्यू दिया हुआ है 8882.80 से, तो ये आसानी से निकल जाएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट 1 है। जेड स्कोर मॉडल और एक NCARE मॉडल है, इसके बाद डिफरेंस आपको बताना था। तो मैं बता दूं कि जेड स्कोर जो मॉडल है उसमें जैसे कि आप एक सिक कंपनी के बारे में बताता है, और ये भी सिक कंपनी को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कंपनी सिक है, बैंक करप्ट है या नहीं। तो दोनों का डिफरेंस है, मैं बताता हूँ क्यों। जैसे जेड स्कोर में वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाई टोटल एसेट्स करते हैं, और इन NCAR मॉडल में हम ऐसा करते हैं जैसे कि आप नॉन कैश आइटम को माइनस करके प्रॉफिट से उसमें रेशियो निकालते हैं, फिर उसके उनके अकॉर्डिंग हम कंपनी को डिसाइड करते हैं कंपनी सीख है। और इसमें जेड स्कोर मॉडल जो होता है उसमें 2.99 का क्राइटेरिया होता है, उससे ऊपर आपका अगर जेड स्कोर आ रहा है तो हम उस कंपनी को प्योरली बैंक करप्ट कंपनी मानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आसानी से आप लिख सकते हैं, इसमें 4 नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए, तो इसका बी पार्ट को मैं बता दूं। ये फॉर्म जो दिया हुआ है इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि जैसे जो इको पार्ट वाला एक क्वेश्चन है और आपको इसमें कॉस्ट को डेरिवेटिव करके और इसका आंसर निकालना था। फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। जो सी पार्ट है ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बड़ा, ये रेशियो से रिलेटेड आई थिंक। हाँ, ये देखिए मैं आपको यहाँ मेंशन भी कर रखा हूँ। ये दिसंबर 2018 में क्वेश्चन नंबर 3B D2 क्वेश्चन है, हल्की फुल्की अमाउंट में चेंज होगा, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है वो सेम है। तो आप वहाँ जाके प्रीवियस ईयर का जो सजेस्टेड आंसर है उसमें देख सकते हैं। और एक और बात यहाँ पे गौर करने की बात है फ्रेंड्स कि जेड स्कोर मॉडल यहाँ पे रिवाइज वाला पूछा है। जैसे 1.2x1 1.4x2 वाला जो है वो नहीं लगेगा यहाँ पे जो
पॉइंट में जो जेड स्कोर का दिया हुआ है, जो रिवाइज एक जेड स्कोर आया था 1982 में, और उसके बाद एक रिवाइज जेड स्कोर का मॉडल आया था, तो यहाँ पे रिवाइज वाला लगाना है फ्रेंड्स। इसलिए क्वेश्चन ईजी था, बस यहाँ आपको ये समझना था कि कौन सा मॉडल लगेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर जो है वो आरबीआई के वेसल्स के बारे में बताया, आसानी से आप लिख सकते हैं। इसके 4-5 पॉइंट जो गाइडलाइन आरबीआई ने राइज किया था, इसमें वेसल 1, वेसल 2 और वेसल 2, यहाँ वेसल 3 के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट पार्ट जो है लिस्ट ऑफ मेन कॉजेज ऑफ कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस का जो मेन कॉजेज है, जो ये जो 4th नंबर क्वेश्चन है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर 2016 सिलेबस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाएंगे, सेम क्वेश्चन जो ए में पूछा है वेसल 3 और बी में जितने भी थ्योरी पूछे हैं, डिटो क्वेश्चन रिपीटेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि कौन से अटेम्प्ट में आया है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू एट रिस्क क्या होता है, रिस्क रिटेंशन क्या होता है फ्रेंड्स। चलिए पार्ट बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो यहाँ पे है, एक नंबर इसमें जो आपको ऑप्शन के लिए और 1 नंबर जस्टिफिकेशन के लिए है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ द करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो ऑफ अ फॉर्म आर 2.2 एंड 0.8 रेस्पेक्टिवली, यानी यहाँ करंट रेशियो दिया हुआ है आपका 2.2। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। और लिक्विड रेशियो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो फ्रेंड्स, मैं आपको अगर ये आपको आना चाहिए, तो जो टोटल करंट एसेट्स होता है उसमें से हम इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे तो लिक्विड एसेट्स होता है। तो यहाँ 2 रेशियो दिया हुआ है और हमें यहाँ पे करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, तो हमें पूछा स्टॉक की वैल्यू हमें डिफाइन करना है। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले करंट रेशियो लिख लेंगे, करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। ओके, लायबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ है, उस एक आगे इक्वेशन सॉल्व करोगे, फिर लिक्विड रेशियो का आप फॉर्मूला यहाँ पे लिखोगे, जिसमें कि होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 14 आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये CAPM मॉडल होता है, जिसमें RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF इसका फॉर्मूला होता है। ये फार्मूला अगर यहाँ पुट करोगे, जहाँ पे देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है रिस्क फ्री होता है, RF यहाँ पे 8% दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है 1.5 एंड मार्केट रिटर्न 12% दिया है। इस फार्मूला को पुट करो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका यहाँ 14% आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें अच्छे से आप नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। इस क्वेश्चन में देखिए फॉर्म करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। करंट एसेट दिया है 1600, करंट लायबिलिटी 1000 दिया हुआ है। करेक्ट, हाउ मच आई बोरो ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस विदाउट रिड्यूसिंग द करंट लायबिलिटी बिलो 1.25। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। उसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जैसे इसको हम करेंगे 1600 डिवाइड बाई 1000 प्लस x इक्वल टू 1.25, और जब इसको सॉल्व करेंगे पूरे इक्वेशन को तो यहाँ पे 1400, इसका राइट आंसर 1400 होगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, assume that the stock market, the CAPM is working, the company presently has a beta of 0.84 and will finance its new project through debt. This would increase its debt equity ratio 1.56 from the existing 1.26 due to the increase in the debt equity ratio the company beta would be। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि CAPM मॉडल में जो है, जो डेट इक्विटी की रेशियो से कोई बीटा का कोई रिलेशन होता ही नहीं है, तो इसमें कोई भी चेंजेज हो रिमेन अनचेंज रहेगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आइए, जहाँ पे EBIT दिया हुआ है इस फॉर्म का, नेट ऑपरेटिंग नो पैट दिया हुआ है एंड ऑपरेटिंग कैपिटल दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 13% देन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इसमें निकालना है फ्रेंड्स। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, उसको सॉल्व करोगे फॉर्मूला लगा के यहाँ पे, तो आपको 45 करोड़ से इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि एक जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, आपको नो पैट का परसेंटेज निकाल के दोनों का डिफरेंस करके ऑपरेटिंग कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा 45। चलिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग सब्जेक्टिव पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन जो है ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स कि ये जो प्रीवियस अटेम्प्ट का क्वेश्चन इस 6 सेम डिटो क्वेश्चन जो है, आप अगर 16 सिलेबस के जाके प्रीवियस अटेम्प्ट का सजेस्टेड देखेंगे तो यहाँ वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको यहाँ समझा देता हूँ और इसका आंसर क्या होगा मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ फ्रेंड्स। जैसे अल्फा लिमिटेड इज ट्राई टू बाई बीटा लिमिटेड। बीटा लिमिटेड इज ए स्मॉल बायोटेक्नोलॉजी फर्म that develop product that
आर लाइसेंस टू अ मेजर फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स द डेवलपमेंट कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट निगेटिव कैश फ्लो। तो फ्रेंड्स मैं डीपली यहाँ बताता हूँ कि कैश फ्लो दिया हुआ है, तो जो हम कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट ईयर का जो कैश फ्लो दिया हुआ है वो निगेटिव में है, तो उसके बाद आपका सेकेंड ईयर का है उसका पॉजिटिव में, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड पॉजिटिव कैश फ्लो दिया हुआ है। इसका प्रेजेंट वैल्यू जो है 15% डिस्काउंट रेट लगा के आप यहाँ प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसका टोटल करेंगे, फिर टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे। उस टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगा। ये वैल्यू ऑफ फॉर्म और उसका राइट आंसर जो होगा 368.085 है होगा। ये सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन आप प्रीवियस अटेम्प्ट में जाके देख सकते हैं। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कौन से अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जो 16 सिलेबस का एसएफएम का सजेस्टेड है वहाँ पे आप डेफिनेटली जाइए, विजिट कीजिए अपने साइट पे और देखिए। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। बी नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है फ्रेंड्स। जैसे जेड लिमिटेड है, इशू ऑन पेड अप कैपिटल इज रुपीज। क्वेश्चन नंबर बी, जेड लिमिटेड हैज इशू एंड पेड अप कैपिटल इज 50,000 shares of ₹100 each. The company declared dividend ₹12.50 lakhs dividend declare किया last 5 year. Expected to maintain same level of dividend. The control and ownership of the company are laying the hand of the director and their family member. The average dividend yield of listed company in same line of business 18% दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 3000 शेयर का वैल्यूएशन पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको डिविडेंड यील्ड के अकॉर्डिंग जो फार्मूला लगाएगा, जो डीपीएस अपॉन एमपीएस होता है, उस फार्मूला से आपको यहाँ पे मार्केट वैल्यू निकालना है। और मार्केट वैल्यू निकाल के फिर शेयर के मार्केट नंबर ऑफ शेयर 3000 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसका जो आंसर होगा मैं आपको अभी बताता हूँ फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 4116670, इसका राइट आंसर होगा। और ये भी क्वेश्चन जो है आप प्रीवियस अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आप जाके डेफिनेटली अपने साइट पे विजिट कीजिए। अगर आपको नहीं विजिट करना चाहते हो तो कमेंट में बताएं, मैं एग्जैक्ट आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में आया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जो 7 वाला क्वेश्चन है बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है और 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको बॉन्ड का वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसका एक क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें आपको बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंटरेस्ट रेट निकालना है, और एट द एंड 3 ईयर में बॉन्ड का जो वैल्यू है वो इंटरेस्ट ऐड करके 1000 में जो उसका रेट है ऐड करके टोटल ऐड कर दोगे तो आपका जो बॉन्ड का वैल्यू है वो आ जाएगा। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर के का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पे मैं बता दूँ कि जो बी नंबर क्वेश्चन है वो रिलेटेड है, आपको इसमें क्या निकालना है, हाँ एक्सचेंज रेशियो निकालना है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन जो अपना पार्ट है मर्जर और एक्विजिशन उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें एक्सचेंज रेशियो निकालना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हो। सी पार्ट जो है वो इस यील्ड मेथड के अकॉर्डिंग आपको कंपनी का इक्विटी शेयर जो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर जो है पार्ट उसी से रिलेटेड है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से रख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बताता हूँ। 8 नंबर में क्या पूछ रहा है। इसमें आपको दिया हुआ है प्रसाद लिमिटेड इज कंसिडर टेक ओवर रघुवीर लिमिटेड बाई एक्सचेंज ऑफ 4 न्यू शेयर। यहाँ एक्सचेंज रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, पी रेशियो दिया हुआ है। आपको यहाँ मार्केट वैल्यू निकालना है बोथ कंपनी का। तो देखिए एक्सचेंज रेशियो 4/5 दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, और आप उसमें से टैक्स माइनस करके एडजस्ट करके फिर उसके बाद नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करके ईपीएस निकाल सकते हैं। ईपीएस और पीयू को करके आप मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। और मार्केट वैल्यू जब शेयर का निकल के मार्केट प्राइस उससे जो नंबर शेयर जितना होगा उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट वैल्यू बोथ कंपनी निकल जाएगा। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर वैसे ही निकलेगा। फिर प्राइस पर आफ्टर मर्जर के बाद जो प्राइस होगा तो इसमें क्या करेंगे, जो ईपीएस है टोटल ईपीएस टोटल अर्निंग इन सेंस दोनों कंपनी का ऐड करेंगे, और नंबर ऑफ शेयर जो न्यू शेयर होगा एक्सचेंज रेशियो को एडजस्ट करने के बाद उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा प्राइस उसके अकॉर्डिंग ईपीएस निकाल कर पी रेशियो कर दोगे हो जाएगा। बी नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना है। इसको मैं समझाता हूँ। राधा लिमिटेड है और कृष्णा लिमिटेड है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, डिबेंचर भी है कृष्णा लिमिटेड का, और बोर्ड डिसाइड फॉलोइंग। इशू क्या करता है, 1 शेयर ऑफ राधा लिमिटेड फॉर एवरी 10 शेयर के बदले 1 शेयर।
उसके बाद 12% डिवेंचर भी 4 शेयर के बदले इशू करते हैं, और बैलेंस अमाउंट जो है कैश में पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है 5 नंबर का। लास्ट क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है, ये भी आराम इसे फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। इसमें 15% दिया हुआ है और 10% दिया हुआ है डिवेंचर, 10% EBIT इतना दिया हुआ है। तो और कैपिटल स्ट्रक्चर दिया, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में जो है आपको 170 रिजर्व सरप्लस को और डिवेंचर को ऐड करके जो कैपिटल निकालना है इसका, और उसमें से फिर हमें EBIT के थ्रू परसेंटेज निकालना है, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और उस परसेंटेज को माइनस करके जो कैपिटल आया है उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हमारा आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।